नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी घटना चक्र और ये इस सीरीज की 4th क्लास है। तो अगर अभी तक आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास को एक बार जरूर देखिए। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की ये घटना चक्र सीरीज, इन्वायरमेंट एंड इक्वालॉजी की ये घटना सीरीज बाइलिंगुअल होगी। इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में दिए गए हैं प्रश्न यहाँ पर और एक्सप्लेनेशन भी दोनों माध्यम में दिया जाएगा। पूरी की कोशिश की जाएगी कि किसी भी माध्यम के स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत ना हो। अगर उसके बाद भी आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं उसके बारे में। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स जो है वो पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड कराया जाएगा। आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराया जाएगा, जहां पर आप देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है, आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कराया जाएगा, जहां पर अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप फैकल्टी के साथ डिस्कस कर सकते हैं। अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए क्लास, तो आप इस नंबर पर जरूर व्हाट्सएप करिए। यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। ये बुक आप फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन पे जाकर ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो ऑफलाइन मोड पे अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर भी इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। अगर इस पुस्तक से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो एक बार इसका अध्ययन आप लोग जरूर करिए। चलिए अब आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखेंगे। जो पहला प्रश्न है वो किस चीज से रिलेटेड है? पारिस्थितिकी असंतुलन से। ठीक है, तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? प्रश्न को हमेशा ध्यान से पढ़ा करिए। यहाँ पर बोला गया है कौन सा मदद नहीं करता है इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है, जो कि 2013 में पूछा गया था। वनों को काटना मतलब डिफॉरेस्टेशन की बात हो रही है, वन रोपण मतलब एफॉरेस्टेशन की बात हो रही है, वर्षा जल प्रबंधन रेन वाटर मैनेजमेंट की बात हो रही है, जिसका कि आप लोग पढ़ते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात कही जाती है, और जैव मंडल भंडार बायोस्फीयर रिजर्व की बात हो रही है। तो यहाँ पर पूछा गया डज नॉट हेल्प इन मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस। तो आप सभी को पता है इसका सही उत्तर क्या होगा? कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, वनों को काटना, डिफॉरेस्टेशन। तभी तो बार बार आपसे कहा जाता है कि अगर आपको ग्लोबल वार्मिंग कम करनी है, अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, तो ज्यादा से ज्यादा वृक्षों को लगाइए। वृक्षारोपण की बात की जाती है, एफॉरेस्टेशन की बात की जाती है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? यहाँ पे क्या बोला गया? मेन रीजन फॉर द इकोलॉजिकल इम्बैलेंस इन इंडिया। ठीक है, क्या है? वनोन्मूलन की बात की गई है, डिफॉरेस्टेशन की बात की गई है, भाई वनों को काटने की बात कही गई है, मरुस्थलीकरण की बात की गई है, बाढ़ एवं अकाल की बात की गई है, वर्षा का परिवर्तनीयता की बात की गई है, वर्षा की परिवर्तनीयता की। तो यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन, डिजर्टिफिकेशन, फ्लड एंड फेमाइन, वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल। तो मैं आपको बता दूं एक बहुत बड़ा रीजन जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस का है भारत में, पारिस्थितिकी असंतुलन का है, वो है वनों को काटना, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, और आप सभी को एक मूवमेंट के बारे में पता होगा, चिपकू मूवमेंट के बारे में। ठीक है, चिपकू मूवमेंट में क्या था? वनों को काटने से रोकने के लिए ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। अच्छा, ये सब आंदोलन जो है, जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड आंदोलन है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो बिल्कुल भी आप चिंता नहीं करेंगे, उसमें हम लोग चिपकू आंदोलन, नर्मदा आंदोलन सबके बारे में पढ़ेंगे। चलिए थर्ड प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? बार बार हम इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की बात कर रहे हैं। हम बात करें किन किन एक्टिविटीज के कारण इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब होता है। लकड़ी काटना, सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव या वन रोपण। तो यहाँ पर डिस्टर्ब होता है, हमको ये याद रखना है। कटिंग वुड, सोशल फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट फेस्टिवल या फिर एफॉरेस्टेशन। तो सभी का उत्तर आपको देख रहे हैं आप, क्या है? कटिंग वुड। ठीक है, लकड़ी काटना। समझ में आ रहा है? डिफॉरेस्टेशन जिसको कि हम कह रहे हैं, वनों को काटने की बात हम कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, इसमें ऐसे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। फोर्थ प्रश्न को हम देखते हैं।
निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? फिर वही प्रश्न बोला है, विच इज नॉट रिलेटेड टू द इकोलॉजिकल बैलेंस। बैलेंस की बात की गई है, संतुलन की बात की गई है। जल प्रबंधन, अभी मैंने आपको बताया कि वाटर हार्वेस्टिंग की बात की जाती है, वाटर मैनेजमेंट की बात हम कर रहे हैं। वन रोपण, डिफॉरेस्टेशन का उल्टा ही होता है एफॉरेस्टेशन, जितना पेड़ लगाएंगे उतना ज्यादा हम इकोलॉजिकल बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। फिर औद्योगिक प्रबंधन, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की बात की गई है, और आखिरी आपको दिया गया है वन जीव सुरक्षा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या है? इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ठीक है। फोर्थ का सी आपका सही है, क्योंकि जब हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात करें, हम वन जीव संरक्षण की बात कर रहे हैं, तो हम वन जीव संरक्षण की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? हम इकोलॉजिकल बैलेंस कर रहे हैं ना, उनको कंजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सब बहुत ही आसान प्रश्न है, इसमें ऐसे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। जल्दी जल्दी हम ऐसे प्रश्नों को करेंगे जहां पे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जहां पे भी एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी मैं आपको ढंग से एक्सप्लेन करूंगी। अब देखिए, वहन क्षमता व पारिस्थितिकी क्रमता। तो देखते हैं, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है। द लिमिट ऑन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ गिवन एरिया विच द एनवायरमेंट कैन सपोर्ट इज कॉल्ड। अब क्लास देखिए, इसके पहले हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सी चीजें पढ़ी थी। अगर आपने पहले की क्लासेस नहीं देखी है तो आप जरूर देखिए, वहां पे हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी डिस्कस किया था, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कब से आया, क्या क्या रिपोर्ट इससे रिलेटेड थी, एक एक पॉइंट्स को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो जब भी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते थे तो मैंने आपको बताया कि जो प्रेजेंट जनरेशन है उनकी नीड को हमको फुलफिल करना है, उनकी जो जरूरतें हैं, उनकी जो मांगे हैं, उनको हमें फुलफिल करना है। लेकिन इस तरीके से उनकी जरूरतों को पूरी करना है, उनकी नीड को पूरी करना है कि जो आने वाला समय है, जो आने वाली जनरेशन है, उनके लिए भी चीजें कंजर्व रहे। कहीं ऐसा ना हो कि हम सब खत्म कर डालें और हमारे आने वाली जनरेशन के लिए कुछ बचा ही ना। जैसे बोला जाता है ना कि अब इतना ज्यादा पॉल्यूशन मत फैला दीजिए कि आने वाली जनरेशन को ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घूमना पड़े। तो ऐसा नहीं करना है, हमको अपने नीड को फुलफिल करना है, और इस तरीके से फुलफिल करना है जो आने वाले समय में हमारी आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी जो रिसोर्सेज है वो बचे रहे, ठीक है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। यहाँ पर बोला गया है लिमिट ऑन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ गिवन एरिया विच एनवायरमेंट कैन सपोर्ट, ठीक है। तो पॉपुलेशन, कैरिंग कैपेसिटी, पिरामिड ऑफ नंबर, या फिर बायोमास, या फिर नन ऑफ द अबव। अब कैरिंग कैपेसिटी क्या है? अब एक प्लास्टिक का बैग है और उस प्लास्टिक के बैग में आप 5 किलो का ही सामान रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी अगर आप इसमें 100 किलो का सामान रखेंगे तो क्या होगा? ये प्लास्टिक का थैला फट जाएगा। पेपर बैग ले लीजिए, हम लोग एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग पर्यावरण की बात करें तो यहाँ पे प्लास्टिक के थैले का एग्जाम्पल नहीं लेते, हम एक पेपर बैग की बात करते हैं। पेपर बैग है, उसमें 5 किलो का सामान आप रख सकते हैं, लेकिन उसमें आपने 100 किलो का सामान रख दिया तो क्या होगा? वो जो पेपर बैग है वो फट जाएगा, कागज का थैला। उसी तरीके से हमारे एनवायरमेंट का भी एक लिमिट होता है, ठीक है। अगर उससे ज्यादा एक्सीड करेंगे तो फिर निगेटिव इंपैक्ट तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो वही लिखा है the limit on the number of organism in a given area which environment can support। तो ये क्या होता है? ये इन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी होती है, वहन क्षमता होती है, और हर किसी की अपनी एक वहन क्षमता होती है। ये चीज याद रखिएगा, मनुष्य की भी अपनी एक वहन क्षमता होती है। हम एक दिन में इतना ही कार्य कर सकते हैं, अगर हम उससे ज्यादा कार्य करने लगेंगे तो हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, हम थक जाते हैं। उसी तरीके से हमें ये समझना पड़ेगा, हमारी पृथ्वी की भी अपनी एक कैरिंग कैपेसिटी है, वहन क्षमता है। अगर उससे ज्यादा आप उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, दोहन करेंगे, तो फिर आपको भी भुगतना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 6वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? अब देखिए, इस क्वेश्चन को जब भी आप पढ़ रहे हैं, ये एक यूपीएससी का प्रश्न है, तो इस तरीके के स्टैंडर्ड प्रश्न यूपीएससी ही पूछता है, ठीक है। यहाँ पर 2 टर्म को आपको याद रखना है। सबसे पहले जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान, स्थान की बात हो रही है, का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका। अब मैं आपको ये 2 लाइन क्यों अंडरलाइन कर रही हूँ? क्योंकि इन्हीं दो टर्म से आपको इस प्रश्न का आंसर मिलेगा। यहाँ पर खाली स्पेस की बात नहीं की गई है, बोला गया है
Which one of the following term describe not only the space occupied by an organism, स्पेस की बात की गई है साथ ही साथ बट ऑल्सो इट्स फंक्शनल रोल, उसके रोल की भी बात की गई है। तो इसके लिए हम कौन से टर्म का यूज करते हैं? इसके लिए हम इकोलॉजिकल नीच का यूज करते हैं, ठीक है, पारिस्थितिकी कर्मता का यूज करते हैं। अब एक बात समझिएगा, हम जहां रहते हैं, देखिए हम कहाँ रह रहे हैं? अपने घर में रह रहे हैं, तो ये हमारा हैबिटेट हुआ। ऐसे ही जानवर कहाँ रह रहे हैं? जैसे कोई एक पेड़ पे रह रहा है, कोई एक गिलहरी है वो एक पेड़ पे रह रही है, तो वो क्या हुआ? उसका हैबिटेट हुआ, वो उसका घर हुआ। जैसे हमारा घर हमारा हैबिटेट हुआ, हम यही रहते हैं, यही खाते हैं, यही सोते हैं। उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं हैबिटेट। जो दिक स्थान है, जो स्पेस है, खाली स्पेस की बात होगी तो हम हैबिटेट टर्म यूज करेंगे, ठीक है। इकोलॉजिकल नीच क्या होता है? जब हम उसके फंक्शनल रोल की भी बात करते हैं, कार्यात्मक भूमिका की भी बात करते हैं। अब हमारा घर, हम अपने हैबिटेट में रह रहे हैं, हमारे मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि हमारे पिताजी ऑफिस जाते हैं, वो उनका फंक्शनल रोल हुआ, ठीक है। फिर वो घर आते हैं, पैसे लाते हैं जिससे कि घर चल रहा है। हमारी माताजी जो है वो घर के सारे कामों को देखती हैं, होम मैनेजर वाला काम करी, हर चीज मैनेज कर रही हैं, वो उनका फंक्शनल रोल हुआ। हमारा आपका भी कुछ फंक्शनल रोल हुआ कि हम लोग खेलते हैं, खाना खाते हैं, पढ़ाई करते हैं, थोड़ी बहुत अपने माता पिता की सेवा करते हैं, हम लोगों का एक रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे हमारे स्पेस के साथ साथ हमारे फंक्शनल रोल की भी बात हो रही है, ठीक है। स्थान के साथ साथ कार्यात्मक भूमिका की भी बात हो रही है। तो जब भी कार्यात्मक भूमिका की बात होगी तो क्या होता है? पारिस्थितिकी कर्मता, ठीक है। यहाँ पे कर्म, देखिए कर्म की बात हो रही है, देखिए कर्म की बात हो रही है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। इकोलॉजिकल नीच उसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक और टर्म दिया गया है इकोटोन। इकोटोन के बारे में भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, यहाँ पर इस फिगर के थ्रू मैं आपको बताऊंगी। इकोटोन में कभी कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? ये नदी दिख रही है, ये क्या है? नदी है, ठीक है। इधर आपको क्या दिख रहा है? जमीन दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे लैंड स्टार्ट हो रहा है, जमीन स्टार्ट हो रही है, और इधर वाटर है, पानी है, ठीक है। तो ऐसा तो होता नहीं है कि इधर नदी है तो नदी एकाएक खत्म हो जाएगी और इधर से जमीन स्टार्ट हो जाएगी, नहीं। थोड़ा सा जो जमीन का पोर्शन है वो धीमे धीमे एक दलदली एरिया होगा, जहां पर पानी कम होगा, जमीन ज्यादा होगा, जहां पर आप लोग चल के भी जा सकते हैं, और जैसे जैसे दूर जाएंगे नदी गहरी होती जाएगी। तो ये जो ट्रांजिशनल एरिया होता है ना, ये जो ट्रांजिशन जोन होता है, जब आप जमीन से नदी की तरफ बढ़ते हैं तो कुछ एक ऐसा एरिया होता है जहां पर पानी बहुत कम होता है, लेकिन होता है, एक ट्रांजिशन होता है। इसी जोन को हम क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। याद रखिएगा क्लास, इसमें हिंदी और इंग्लिश वाला बिल्कुल भी मत परेशान होइएगा। पेपर में अगर आपको टर्म देगा तो इकोटोन ही देगा, मैं बता रही हूँ, इकोटोन शब्द देगा, हिंदी में भी इकोटोन देगा। तो आप ये याद रखिएगा, मैम ने बोला था कि नदी है, जमीन है, और बीच में दलदली एरिया थोड़ा सा है जहां पर पानी कम है, मिट्टी भी है, मतलब मड टाइप का एरिया है। तो ये एक ट्रांजिशन शो कर रहा है। हम एक इकोसिस्टम से, हम जमीन से जब पानी की तरफ मूव करें, नदी की तरफ मूव करें, तो एक जोन क्रिएट हो रहा है, ट्रांजिशन जोन क्रिएट हो रहा है, इसी को हम इकोटोन कहते हैं। ये चीज याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ। अब यहीं पर आप में से जो बच्चे यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको भी मैं एक बात बता दूं। एक चीज आपको हमेशा याद रखनी, इकोटोन में जो नंबर ऑफ स्पीशीज है ना, वो सबसे ज्यादा होते हैं। तो अगर कभी डाइवर्सिटी के बारे में बोले तो जो भी ट्रांजिशन जोन होती है, नंबर ऑफ स्पीशीज जो होते हैं, वो इकोटोन एरिया में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे लैंड जोन है, लैंड जोन में आपको देखिए क्या बना, गिलहरी बनी है, सांप बना है, फॉक्स बना है, चिड़िया बनी है, ठीक है। फिर इधर ट्रांजिशन जोन में देखिए तो यहाँ पे फ्रॉग है, स्नेक भी है, स्पाइडर भी है, ठीक है, बर्ड्स भी है। और फिर जब एक्वेटिक जोन में आप जाएंगे तो यहाँ पर मछली हो जाएगी। तो यहाँ पे जो पानी में रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो आपको मिलेंगे, लेकिन ट्रांजिशन जोन में पानी में रहने वाले भी जीव जंतु आपको मिलेंगे और जमीन पे रहने वाले भी जीव जंतु मिलेंगे। दोनों जीव जंतु आपको इकोटोन वाले एरिया में मिलेंगे, ट्रांजिशन जोन में मिलेंगे। इसीलिए नंबर ऑफ स्पीशीज ट्रांजिशन जोन में बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। जो जैव विविधता होती है वो ट्रांजिशन जोन में ज्यादा होती है। ये चीज याद रखिएगा इकोटोन एरिया में, बस इतने, इससे ज्यादा नहीं परेशान करेंगे आपको। और हैबिटेट मैंने आपको बता दिया है, जैसे आपका जो घर है वो आपका हैबिटेट है, और इसी हैबिटेट में अगर आपके फंक्शनल रोल को भी जोड़ दिया जाए, आपके कार्य की भी बात कर दी जाए, तो वो इकोलॉजिकल नीच कहलाता है। बस
चलिए खास श्रृंखला देखते हैं। खास श्रृंखला देखिए 7वें प्रश्न को। अच्छा, आप में से बहुत से स्टूडेंट ने ये चीज लिखी थी कि मैम जो स्लाइड में जो कंटेंट है उसके फॉन्ट साइज को बड़ा कर दीजिए। ठीक है, तो मैंने पूरा प्रयास किया है कि इस क्लास में आपको फॉन्ट साइज को लेके जो कोई भी दिक्कत ना हो। आप सभी स्टूडेंट अच्छे से जो भी चीजें स्लाइड में लिखी है वो आप पढ़ लें, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एक्सप्लेनेशन में भी मैं पूरा ध्यान दे रही हूँ कि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में चीजें समझाई जाए ताकि आपको समझ में आए। अगर उसके बाद भी आपको कहीं पे किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है ना, तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ। एक चीज मैं आपको बताऊं, और जो भी जेन्युइन कमेंट्स होते हैं, जैसे आपने कहा मैम फॉन्ट साइज का इशू है, तो मुझे लगा हाँ स्टूडेंट्स को फॉन्ट साइज का इशू हो सकता है, तो इसलिए मैंने हिंदी के प्रश्न अलग उसमें रखे, इंग्लिश के प्रश्न अलग उसमें रखे। ठीक है, इसी तरीके से आप में से किसी ने कहा था कि मैम एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा और हिंदी का प्रयोग करिए। मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ हिंदी का प्रयोग और किया जाए, लेकिन ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी समझ में आए, उनको भी दिक्कत ना हो। अगर उसके बाद भी कहीं दिक्कत होती है तो क्वेश्चन नंबर इंडिकेट कर दिया करो, नेक्स्ट क्लास में उसको कवर कर लिया जाएगा। आप में से अभी मैंने देखा थोड़ी देर पहले किसी एक स्टूडेंट ने पूछा था एक प्रश्न कि मैम लार्जेस्ट इकोसिस्टम की अगर बात करें, एक प्रश्न आपने डिस्कस किया था कि लार्जेस्ट इकोसिस्टम पूछा था उसमें। ठीक है, और उसमें कुछ ऑप्शंस आपको दिए थे, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। मतलब यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र की बात की गई है, और वहां पे ऑप्शन में बायोस्फीयर आंसर था, तो वो बिल्कुल सही है। लार्जेस्ट इकोसिस्टम में अगर बायोस्फीयर दिया रहेगा तो आप बायोस्फीयर टिक लगाएंगे। ठीक है, ये लार्जेस्ट इकोसिस्टम है। और अगर आपसे स्टेबल इकोसिस्टम की बात करेगा कि सबसे ज्यादा स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा है, तो आप ओशियन लगाएंगे। ये प्रश्न आपने पूछा था तो मैं आपको बता दे रही, ओशियन लगाएंगे मतलब एक्वेटिक उसकी बात करेंगे। क्यों ओशियन लगाएंगे? स्टेबल, आप समझे, स्थिर, जहां पर चेंजेस जल्दी नहीं हो रहे। अब हम और लैंड एरिया में रहते हैं, जब मन करता है पेड़ काट देते हैं, जब मन करता है बिल्डिंग बना देते हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस हो जाते हैं यहाँ पर। आप आए दिन देखिए कुछ ना कुछ आपको चेंज मिलेगा ही, डिफॉरेस्टेशन हो ही रहा है। लेकिन जब हम ओशियन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो चेंज हो रहा है ना, वो बहुत रैपिड चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से इसको एक स्टेबल इकोसिस्टम कहते हैं। इतनी जल्दी इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो स्टेबल इकोसिस्टम जिसमें धीरे धीरे परिवर्तन हो। ठीक है, धीरे धीरे, बहुत जल्दी कोई छेड़खानी ना कर पाए आप और हम। ठीक है, तो उसको एक स्टेबल इकोसिस्टम होगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो ये ओशियन हो गया और लार्जेस्ट बायोस्फीयर हो गया। चलिए अब 7वें प्रश्न को हम देखते हैं। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खास श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात की गई है और बोला गया है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो फूड चेन है उसमें सही अरेंजमेंट क्या है? घास, टिड्डा, मेढक, सर्प। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर एक बार इंग्लिश वालों को भी, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द वेरियस कंपोनेंट इन द फूड चेन ऑफ अ ग्रास टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो आप सभी को पता है जब भी हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करते हैं, हम लैंड इकोसिस्टम की बात करते हैं, हम स्थलीय परिस्थिति तंत्र की बात करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले प्रोड्यूसर्स होते हैं, पादप, जिसमें कि पादप जो अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपना खाना खुद बना रहे हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण से वो अपने भोजन को खुद बना रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? इसमें आपके कौन आते? पादप आते, पेड़ पौधे आते, हरे पेड़ पौधे। ठीक है, तो सबसे पहले जब फूड चेन बनती है तो प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स के बाद कंज्यूमर्स होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, जो कि चीजों को उपभोग कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपके कंज्यूमर में प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, टर्शरी कंज्यूमर होते हैं। अब जो सीधे पेड़ पौधों को खा रहा है, जैसे ग्रास होपर हो गया, ठीक है, टिड्डा हो गया, टिड्डा की बात करें, वो सीधे घास को खा रहा है, तो वो सबसे पहला कंज्यूमर हो गया। ठीक है, तो टिड्डा हो गया। अब टिड्डे को मेढक खा रहा है तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। मेढक को सांप खा रहा है तो वो टर्शरी कंज्यूमर हो गया। तो इस प्रश्न का देखिए सबसे पहले हम याद रखेंगे प्रोड्यूसर होता है, तो घास को टिड्डा खा रहा है, टिड्डा को मेढक खा रहा है, मेढक को सर्प खा रहा है। तो ए आपका सही उत्तर हो गया। इंग्लिश में ग्रास, ग्रास होपर, फ्रॉग, फिर स्नेक। अब यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले प्राइमरी कंज्यूमर, आप हमेशा ये याद रखिएगा, प्रोड्यूसर्स में आपकी ग्रास होंगी जो कि अपना खाना खुद बना रही है, पेड़ पौधे होंगे, हरे पेड़ पौधे, फाइटोप्लैंक्टॉन्स होंगे। जब हम एक्वेटिक उसकी बात करेंगे तो वहां पे फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं। अभी प्रश्न आएगा, घबराइएगा नहीं बिल्कुल भी।
तो ये अपना खाना प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से खुद बनाते हैं, उनको हम प्रोड्यूसर कहते हैं। आप और हम प्रोड्यूसर नहीं। अब ये मत कहिएगा कि हम भी तो रोटी बनाते हैं तो हम भी तो प्रोड्यूसर हुए, नहीं, हम लोग प्रोड्यूसर नहीं है। हाँ, हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर हो सकते हैं। अगर आप सीधे घास को खा रहे हैं तो हम कह सकते हैं, मतलब हरे पेड़ पौधे खा रहे हैं तो आपको हम कह सकते हैं उस समय आप एक प्राइमरी कंज्यूमर हैं, ठीक है। जैसे बहुत लोग हर्बीवोरस, अगर खाली घास फूस खाते हैं, मतलब जो खाली घास फूस खा रहे हैं, अगर आप भी घास फूस खाली खा रहे हैं तो आप प्राइमरी कंज्यूमर कहलाएंगे, ठीक है। तो ये याद रखिए, प्रोड्यूसर्स हमेशा अपना खाना खुद बनाते हैं और हम लोग प्रोड्यूसर्स नहीं हैं। ये बात में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर कभी भी पेपर में आपको दे दे कि हम और आप प्रोड्यूसर्स हैं, क्योंकि हम तो खुद बुराई करके, जो फार्मर्स हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं, मम्मी लोग प्रोड्यूसर्स हैं, नहीं, हम लोग प्रोड्यूसर्स नहीं हैं, ठीक है। हम लोग प्रोड्यूसर्स नहीं हैं, याद रखिएगा। प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो सनलाइट के प्रेजेंस में अपने भोजन को खुद बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, खुद वो भोजन को बना रहे हैं। हम और आप भोजन को बना नहीं रहे, हम और आप भोजन को प्राप्त कर रहे हैं, पेड़ों से प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर इसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, टर्शरी कंज्यूमर होते हैं, डीकंपोजर होते हैं। तो ये पूरा आपका है सीक्वेंस, आप इसको देखिएगा। चलिए देखिए क्लास, फूड चेन एक बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन इस आसान टॉपिक को भी डिफिकल्ट बनाया जा सकता है पेपर में। किस तरीके से डिफिकल्ट बनाया जा सकता है? अगर उसके ऑप्शंस को थोड़ा सा कंफ्यूज करवा दे बच्चों को। अब आप सभी को पता है फूड चेन क्या होती है, लेकिन अभी इसी में दे दे ह्यूमंस कैन बी प्रोड्यूसर, तो बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे, यार क्या ह्यूमन बीइंग, हम और आप प्रोड्यूसर हो सकते हैं? तो आप याद रखिएगा, हम और आप कभी भी प्रोड्यूसर नहीं हो सकते, ठीक है। हम और आप हमेशा भोजन पेड़ों से प्राप्त करते हैं, या फिर अगर आप कार्निवोरस से, आप नॉनवेज ही खाली खाते, मांसाहारी है, तब भी आप किसी को मार के उस भोजन को कंज्यूम कर रहे हैं, तब भी आप कंज्यूमर ही कहलाएंगे। ये चीज आप याद रखिएगा, कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। आठवें प्रश्न को देखते हैं, इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? फूड चेन की बात की गई है, तो देखिए घास, गेहूं, आम, नहीं, ठीक है। घास गेहूं जो है ये आपका क्या है, ये तो आपके प्रोड्यूसर ही हो गए। आम भी, तो ये आपका नहीं, आम भी उसी का पार्ट है। घास, बकरा, आदमी, ठीक है। बकरा, कौवा, हाथी, घास, मछली, बकरा। अब देखिए जो घास है वो आपका प्रोड्यूसर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद बकरा जो हो गया वो कंज्यूमर हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर, और बकरे को काट के आदमी खा रहा है वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। तो ये एक फूड चेन का निर्माण कर रही है, ये एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण कर रही है। बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न अब हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म दी फूड चेन? तो आप सभी को पता चल गया होगा, हिंदी इंग्लिश इसमें कोई इश्यू नहीं होगा। ग्रास, गोट, मैप, बी आपका सही उत्तर है। चलिए 9वें प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय घटक नहीं है? क्या बोला गया? जीवीय घटक, मतलब बायोटिक कंपोनेंट की बात की गई है। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम पारिस्थितिकी तंत्र की बात करते हैं, इकोसिस्टम की बात करते हैं, हम दो कंपोनेंट की बात करते हैं। एक आपका बायोटिक कंपोनेंट होता है और दूसरा आपका अबायोटिक कंपोनेंट होता है। बायोटिक कंपोनेंट, बायो मतलब जीवन, जो भी जिसमें भी जीवन है वो सब आपके बायोटिक कंपोनेंट में आ जाएंगे, जीवीय घटक में आ जाएंगे। पेड़ पौधे, हम, आप, चिड़िया, ठीक है। फिर उसके बाद कौवा, मतलब चिड़िया में कौवा तो आ ही गया। फिर मतलब जानवर, सारे जानवर इसमें आ, जिसमें भी जीवन है वो सब बायोटिक कंपोनेंट में। अबायोटिक कंपोनेंट में जिसमें भी जीवन नहीं है, जैसे हम कह सकते हैं हवा, आग, पत्थर, जमीन, समझ में आ रहा है? तो नॉन लिविंग जो है वो अबायोटिक कंपोनेंट हो गए। तो यहाँ पे जीवीय घटक की बात की गई है, तो वायु, वनस्पति, जीवाणु, जानवर, ये तीनों जो है वो आपकी बायोटिक कंपोनेंट है। इन तीनों में जब हम वनस्पति की बात करते हैं, हम वेजिटेशन की बात करते हैं, उसमें भी आपके पादप आ गए, पेड़ आ गए, तो वो है। जीवाणु भी है, जानवर भी है। वायु आपका एक अबायोटिक कंपोनेंट है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्लास, 10वां प्रश्न, पारितंत्रों में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये IS 2013 का प्रश्न है, 2013 का प्रश्न है। इसको देखते हैं। फूड चेन की बात हो रही है, खाद्य श्रृंखला की बात हो रही है। खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। दूसरा है, खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। फिर आखिरी आपका, खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्या का जो दूसरे के द्वारा खाई जाती है निर्देशन करती है। तो यहां पर आप तीनों स्टेटमेंट को पढ़िए। मैं एक बार इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी
मतलब स्लाइड को दिखा दो। अब देखिए आप क्या करिए क्लास, थोड़ा सा ना सपोर्ट करिए। आप जो हिंदी मीडियम वाले हैं पॉज कर लीजिए वीडियो को, आराम से प्रश्न को आप पढ़ लीजिए। यूपीएससी का प्रश्न है, एक अच्छा प्रश्न है, तो थोड़ा सा समय लगेगा, आसान प्रश्न नहीं है, लेकिन ये आसान भी है। अगर आपको फूड चेन समझ में आ गया, खाद्य श्रृंखला समझ में आ गया तो बहुत आसान प्रश्न, और अगर नहीं समझ में आया तब डिफिकल्ट है। ज्यादातर बच्चे यूपीएससी का प्रश्न देखकर ही घबरा जाते हैं। तो जो भी हिंदी मीडियम की है वो वीडियो को पॉज करिए, आप अपने प्रश्न को आराम से पढ़िए, ऑप्शन को देखिए। तब तक मैं स्लाइड को चेंज करके एक बार इंग्लिश मीडियम के लिए भी प्रश्न को पढ़ देती हूँ। चलिए, with reference to the food chain in the ecosystem, consider the following statement. Food chain represent the sequence in which a series of organisms are nourished by each other's food. दूसरा है food chain is found within the population of one species. और आखिरी है food chain shows the number of each organism that is eaten by other. अब क्लास देखिए, जब भी हम फूड चेन की बात करते हैं, हम खाद्य श्रृंखला की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपने देखा हम प्रोड्यूसर की बात करते हैं, हम कंज्यूमर की बात करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर ना, किसी ने किसी को खाया, किसी ने किसी को खाया, तो एक सीरीज की बात करते हैं, एक सीक्वेंस की बात करते हैं। तो जो पहली लाइन आपको दी गई है खाद्य श्रृंखला से रिलेटेड कि यहाँ पे हम एक सीक्वेंस की बात करें, एक सीरीज की बात करें, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को नरिश्ड कर रहा है बाय प्रोवाइडिंग देम फूड। ठीक है, एक किसी दूसरे का भोजन है, ये तो एकदम सही है, ये तो इन्होंने फूड चेन को डिफाइन ही कर दिया है। दूसरे स्टेटमेंट को हम देखते हैं, फूड चेन इज फाउंड विद इन द पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीशीज। अब यहाँ पर देखिए, खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत आती है। मैंने आपको हमेशा बताया, जब भी हम पॉपुलेशन टर्म का बात करते हैं, इस टर्म का यूज करते हैं, तो यहाँ पर सेम टाइप के स्पीशीज की हम बात करते हैं। मैंने यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि जब भी पॉपुलेशन सेंसस की जब हम बात करते हैं ना, वहाँ पे पॉपुलेशन देखा जाता है भारत का, तो जब सेंसस कैलकुलेट करने आते हैं आपके घर में, तो पूछते कितने आदमी हैं, कितने औरत हैं, कितने बच्चे हैं। आपसे ये नहीं पूछते कितनी भेड़ है, कितनी बकरी है, कितने कुत्ते हैं, कितनी गाय है, नहीं। क्योंकि जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन कैलकुलेट करते समय हम सेम स्पीशीज को रख रहे हैं, हम खाली ह्यूमंस को रख रहे हैं। ठीक है, ये चीज आप समझने की कोशिश करिएगा। जब कुत्तों के पॉपुलेशन को कैलकुलेट करना होगा तो वहां पर खाली कुत्तों को गिना जाएगा, वहां पर बिल्लियों को नहीं गिना जाएगा। ठीक है, तो पॉपुलेशन की जब भी बात की जाती है तो एक स्पेसिफिक स्पीशीज की बात की जाती है। अब आप मुझे ये बताओ, क्या फूड चेन आपके विद इन अ पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीशीज पाई जाती है? अगर ऐसा होता ना तो एक आदमी दूसरे आदमी को मार के खाता, या फिर जो बिल्ली है वो बिल्ली को खाती, कुत्ता कुत्ते को खाता। ऐसा कभी सुना है? ऐसा नहीं सुना है ना, तो नहीं। फूड चेन इज फाउंड विद इन द पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीशीज, ये गलत है। मेनी स्पीशीज, क्योंकि कोई एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज को खा रहा है। ठीक है, जो बकरी है वो घास को खा रही है, बकरी को शेर खा रहा है, समझ में आ रहा है? तो अलग अलग स्पीशीज यहाँ पे है, यहाँ पे एक सिंगल स्पीशीज के पॉपुलेशन की बात नहीं होती है, ये चीज याद रखिएगा। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, फूड चेन शोज द नंबर ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म दैट इज ईटन बाय अदर। ठीक है, फूड चेन में हम एक सीरीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन क्या आपने मुझे कभी बोलते हुए सुना है कि 100 बकरी थी, 100 बकरी को 2 शेरों ने खाया, या 2 शेरों को 10 शेर, ऐसे कुछ मैंने नंबर्स बोला? तो खाद्य श्रृंखला में कभी भी हम जीव की संख्या की बात नहीं करते हैं, समझ में आ रहा है? संख्या की बात यहाँ पर हम नहीं करते हैं, ये चीज आप याद रखिएगा। तो जब हम पिरामिड ऑफ नंबर्स की बात करते हैं, ठीक है, जो मतलब पिरामिड ऑफ नंबर्स जब बात करें तब वहां पे संख्या की बात करते हैं कि कितने प्रोड्यूसर्स हैं, कितने कंज्यूमर्स हैं। जब एक पिरामिड, अभी वो भी हम डिस्कस करेंगे, पिरामिड ऑफ नंबर जब ये ड्रॉ करते हैं तो देखते कितने प्रोड्यूसर्स हैं, कितने कंज्यूमर्स हैं, कितने प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके गलत हैं। ये मैंने आपको बता दिया, खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है, नहीं, कई जातियों की, क्योंकि हम सबको देखते हैं। खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं को नहीं बताती है, खाली एक क्रम को बताती है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और ये यूपीएससी का प्रश्न था, आपको अब समझ में आ गया होगा। चलिए 11वें प्रश्न को देखते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता की बात की गई है, प्राइमरी किसकी बात की गई है? प्राइमरी कंज्यूमर की बात की गई है। तो जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, अगर हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में देखते हैं, ठीक है, तो मेनली जो आपके घास फूस खा रहे हैं वो होंगे। यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में थोड़ी सी गलती थी क्लास, मैं आपको बताऊंगी क्या गलती थी।
लेकिन अगर पेपर में आप बैठे थे तो आप किस तरीके से इसको मार्क कर सकते थे। आपको पता है जो शेर है वो आपका प्राइमरी कंज्यूमर नहीं है, वो प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है। समझ में आ रहा है? लोमड़ी भी आपका प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है। शेर घास तो खा नहीं रहा है, पेड़ पौधे तो खा नहीं रहा है। लोमड़ी जो है वो आपकी हो सकता है पेड़ भी थोड़ा सा खा ले, थोड़े से जानवर को भी खाती है। ठीक है, यहाँ पर चींटी और हिरण की बात हो रही है, तो हिरण को हम मान सकते हैं कि वो प्राइमरी कंज्यूमर है, क्योंकि हिरण आपका हर्बीवोरस है। हर्बीवोरस मतलब वो खाली घास फूस खाता है। ठीक है, तो वो प्राइमरी कंज्यूमर हुआ। लेकिन चींटी भी कभी कभी डिके का काम करती है। जो छोटे छोटे जो आप देखते हैं कुछ मर गया उसमें भी चींटियां लगती है ना, तो यहाँ पर इनको लिया भी जा सकता है, नहीं भी लिया जा सकता है। तो 3 और 4 को जब आप एलिमिनेट करेंगे तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तब आपके पास एग्जाम में खाली एक ऑप्शन बचता था, वो था ए, जिसमें 1 और 2 ऑप्शन दिया है, चींटी और हिरण। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो पेपर में आपको ए मार्क करना था, लेकिन चींटी को हम प्राइमरी कंज्यूमर में नहीं रखते हैं, ये चीज याद रखिएगा। अब पेपर में बना था तो हमने दे दिया, क्योंकि चींटी आपकी मांस भी खाती है और वो भी खाती है, मतलब घास फूस भी खाएगी, तो नहीं रखा जा सकता। लेकिन यहाँ पर प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो हम रखेंगे। तो आंसर आपका 1 और 2 हो गया। क्लास हमेशा याद रखिएगा, प्राथमिक उपभोक्ता वही होते हैं जो सीधे प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, वो सीधे प्रोड्यूसर्स को खा रहे हैं, ये चीज आप याद रखिएगा। तो ज्यादातर ये हर्बीवोरस होते हैं जो कि घास फूस खाते हैं। तो यहाँ पे एंट और डियर आंसर था आपका, ए मार्क किया गया था। चलिए 12वें प्रश्न को हम देखते हैं। कुछ कारणोंवश यदि तितलियों की जाति की संख्या में बड़ी गिरावट आ जाए, यहाँ पर जो बटरफ्लाई की जो पॉपुलेशन है, जो बटरफ्लाई का जो नंबर है वो घटने की बात कही जा रही है, तो इसका क्या परिणाम होगा ये पूछा। ये ऐसा प्रश्न आईएएस में ही पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। दूसरा है कुछ कृत्रिम पौधों में कवकीय संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ सकता है। और आखिरी है इसके कारण बोरों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजाति की समष्टि में गिरावट हो सकती है। अब क्लास इसको हम एक बार इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। हिंदी वाले क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करिए, आराम से बिग डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई ड्यू टू सम रीजन, व्हाट कुड बी द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ दिस। ठीक है, क्या रिजल्ट हो सकता है बटरफ्लाई की अगर जो नंबर है वो डिक्रीज होने लगे। पॉलिनेशन ऑफ सम प्लांट्स में बी एडवर्सली अफेक्टेड। आपको पता है पॉलिनेशन में एक बहुत बड़ा रोल होता है बटरफ्लाई का, जो भी फ्लाइज होती, मधुमक्खी हो, बटरफ्लाई हो, एक मक्खी भी हो, तो पॉलिनेशन में इन लोगों का रोल होता है। ये पॉलन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड करती है। तो पहला तो आपका बिल्कुल सही है, फंगल इन्फेक्शन कैन इंक्रीज रैपिडली इन सम कल्टिवेटेड प्लांट्स दिया है। और तीसरा दिया, इट मे कॉज डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीशीज ऑफ रोडेंट, ठीक है, स्पाइडर एंड द बर्ड्स। अब आप समझिए, जब भी हम फूड चेन को अभी हम डिस्कस कर रहे थे तो हम बता रहे थे कि एक जो जानवर है, एक स्पीशीज है, वो दूसरे का भोजन बन सकता है। तो जब आप बात कर रहे हैं यहाँ पर बटरफ्लाई की, तो जो बड़ी बड़ी चिड़ियां हैं वो बटरफ्लाई को खाती हैं, स्पाइडर भी बटरफ्लाई को खा सकते हैं, जो रोडेंट्स हैं वो भी बटरफ्लाई को खा सकते हैं। तो अगर बटरफ्लाई की जो पॉपुलेशन है वो आपके डिक्रीज करेगी तो इन पे भी इफेक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनका जो फूड सोर्स है, जो फूड है वो डिक्रीज कर रहा है, जो उनका भोजन है, जो इनके लिए भोजन की तरह काम कर रहा था, वो धीमे धीमे उनका नंबर कम हो रहा है, तो इन पर भी एडवर्सली इफेक्ट पड़ेगा। तो थर्ड सही है। फंगल इन्फेक्शन की बात करें तो फंगल इन्फेक्शन में अभी बटरफ्लाई का कोई ऐसा रोल नहीं है कि फंगल इन्फेक्शन को डिक्रीज करने के लिए, वो भी रैपिडली लिखा है, कैन इंक्रीज द रैपिडली, बहुत एक्सट्रीम शब्द है, बहुत तेजी से फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, तो ये गलत है। हाँ, कहीं पे अगर ये लिखा रहता है इट में, एक पॉसिबिलिटी लिखी रहती कि फंगल इन्फेक्शन में इंक्रीज, तो हो सकता है वो आपका सही होता। लेकिन यहाँ पे जो एक टर्म लिखा है ना यूपीएससी पेपर में रैपिडली, ये गलत है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो होगा वो 1 और 3 होगा। एक बार हिंदी में भी मैं इस चीज को बता दूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आपको पता है परागण, पॉलिनेशन में एक बहुत बड़ा रोल होता है बटरफ्लाई का, ठीक है, तितलियों का, तो यहाँ पर ये एकदम सही है। कुछ कृत्रिम पौधे में कवकीय संक्रमण प्रचंड रूप से आप कैसे बता सकते हैं, ठीक है, तो ये बहुत एक्सट्रीम शब्द हो गया, इस वजह से ये गलत है। देखिए क्लास, जब भी प्रचंड रूप, एक्सट्रीम लिखा रहे ऐसे शब्द, तो ज्यादातर होता है कि वो गलत ही होता है ऑप्शन, ठीक है। तो आप इस तरीके से प्रश्न को हल करने का प्रयास कर सकते हैं। इसके कारण बोरों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है।
क्योंकि जो तितलियां थी वो इनके लिए भोजन की तरह काम कर रही थी। जब भोजन इन लोगों के भोजन में गिरावट होगी तो इन पर भी एडवर्सली, इन पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर 1 और 3 हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। एक आईएएस का प्रश्न था, अच्छा प्रश्न था ये। 13वें प्रश्न को देखिए, खाद्य श्रृंखला फूड चेन की बात की गई है में मानव, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, फूड चेन में जो ह्यूमंस है वो एक निर्माता है, प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चर लिखा है यहाँ पर लेकिन इसको प्रोड्यूसर लिखिए आप इंग्लिश में, प्रोड्यूसर। तो ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या हम अपने भोजन को खुद बनाते हैं? हाँ, हमारे घर में तो मम्मी खुद भोजन बनाती। नहीं, आप प्रोड्यूसर नहीं। जब हम फूड चेन की बात करेंगे तो प्रोड्यूसर खाली पादप है, ग्रीन प्लांट्स हैं आपके जो अपने भोजन को खुद बना रहे हैं। ठीक है, तो नहीं है आप प्राइमरी कंज्यूमर हैं। हाँ, आप प्राइमरी कंज्यूमर हो सकते हैं। अगर आप सीधे घास मतलब सीधे हरी साग खा रहे हो तो प्राइमरी कंज्यूमर हो गए। सीधे तुमने क्या किया, जो प्रोड्यूसर्स थे उनको कंज्यूम कर लिया। ठीक है, जो निर्माता थे जो अपने भोजन को बनाते उनको तुमने सीधे खा लिया। तो अगर घास फूस खा रहे हो तो उस समय आप प्राइमरी कंज्यूमर हो सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्लास ओनली लिखा है, आप खाली प्राइमरी कंज्यूमर हो, आप केवल प्राथमिक उपभोक्ता हो, गलत है। ठीक है, आप ओमनीवोरस भी हो सकते हो, आप मांस मछली भी खाते हो, आप पेड़ पौधे भी खाते हो, ओमनीवोरस दोनों चीज खा रहे हो। तो ये भी ओनली सेकेंडरी कंज्यूमर, ये भी गलत है। यहाँ पर दोनों हो सकते हैं, प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर दोनों हो सकते हैं ह्यूमंस। ठीक है, तो यहाँ पर ये सही है। देखिए किस तरीके का प्रश्न बना। इसीलिए ना चीजों को रटने की जरूरत नहीं होती, समझने की जरूरत होती। जब आप समझोगे चीजों को ना तो आप यूपीएससी के भी प्रश्नों को आराम से लगा लोगे। ठीक है, प्रश्नों को बनाया ही इसलिए जाता है क्योंकि आप प्रश्नों को सॉल्व कर पाए। कोई आपको फेल करने के लिए नहीं बैठा रहता है पेपर में, उनका बस पर्पज ये रहता है कि जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको हम शॉर्ट आउट कर पाए। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा चीजों को समझना भी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 14 प्रश्न को हम देखते हैं। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन द मेराइन इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है, वहां पे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन, समुद्री अपतरण, ठीक है, समुद्री आपतन बीज, फिर जलीय बायोफाइट्स। तो यहाँ पे याद रखिएगा जब भी हम एक्वेटिक सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा नंबर में फाइटोप्लैंक्टन्स पाए जाते हैं। दो चीज आप पढ़ते होंगे, एक फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, एक जू प्लैंक्टन्स होते हैं। ठीक है, जो जू प्लैंक्टन्स होते हैं ये मेनली आपके छोटे छोटे बहुत माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं। समझ में आ रहा है? जानवर कहाँ रहते हैं? जानवर जू में रहते हैं। ठीक है, जियोलॉजी में हम किसकी बात करते हैं? ठीक है, हम जानवर की बात करते हैं जियोलॉजी में, तो जू प्लैंक्टन की बात जब करते हैं तो वो आपके छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे जानवर होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स मतलब हम पेड़ पौधे की बात कर रहे हैं, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये प्लांट्स होते हैं। तो यहाँ पर ए है, ये प्लांट्स होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, इसी वजह से ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? यहाँ पे लिखा है बायोटिक कंपोनेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें प्रोड्यूसर कंपोनेंट कौन सा है? तो कितनी बार मैंने बताया आपको, उत्पादक वो है जो भोजन खुद बना रहे हैं, और उत्पादक में आपके हरे पेड़ पौधे हो गए। सीधे आंसर आप लगाएंगे डी। ज्यादा समय नहीं इसमें हम लोग अपना खराब करेंगे, अब आंसर्स को डिस्कस करेंगे जहाँ पे भी इजी प्रश्न है। 16 प्रश्न को हम देखते हैं। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल फॉल्स अंडर। तो पहला ट्रॉपिक लेवल कौन सा होता है? प्रोड्यूसर्स का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोड्यूसर्स कौन है? हरित पादप है, ग्रीन प्लांट्स है। तो आपका सही उत्तर क्या हो गया? डी हो गया। ठीक है, डिस्कस नहीं करना, इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। 17 प्रश्न को हम देखते हैं। जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य बिचलौलिया का कार्य करता है, मिडिल मैन बिटवीन द बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट। यहाँ पे परजीवी दिया है, वियोजक दिया है, उत्पादक दिया है, उपभोक्ता दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे पैरासाइट दिया है, डिकम्पोजर दिया है, प्रोड्यूसर दिया है और कंज्यूमर दिया है। तो यहाँ पर मिडिल मैन जो है बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट के बीच में बिचलौलिया का काम कौन कर रहा है? वो है डिकम्पोजर। ठीक है, डिकम्पोजर, ये चीज याद रखिएगा। अब आपको पता है डिकम्पोजर क्या है? जिससे जो सड़ने गलने का काम कराता है डिकम्पोजर करता है ना। तो यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब जब भी डिकम्पोजिशन होता है, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जब बैक्टीरिया किसी भी डेड बॉडी को डिकम्पोज करते हैं तो वो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक गैस है। ठीक है, इसी तरीके से
चीजें आपकी चट्टानों को धीमे धीमे डिके करते हैं ये, तो बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट के बीच में ये बिचौलिया का काम करते हैं। 18वें प्रश्न को अब हम देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, सबसे पहले क्या है, स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। द्वितीय उत्पादकता का संदर्भ पर पोषी स्तर के उत्पादन से होता है। एक बार क्या करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, हिंदी मीडियम वाले पढ़ लीजिए आराम से, वीडियो को पॉज करके एक बार इंग्लिश वालों को भी दिखा देते हैं इस प्रश्न को, ताकि उनको भी दिक्कत ना चले। देखिए क्या लिखा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोसिस्टम। तो क्या लिखा है, प्रोडक्शन एट द ऑटोट्रॉपिक लेवल इज कॉल्ड द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ऑटोट्रॉपिक लेवल कौन सा है, ऑटोट्रॉप्स कौन है, ऑटो जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, उसमें पेड़ पौधे आ गए, और ऐसे को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एकदम सही है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी रिफर्स टू द प्रोडक्शन एट द हेटेरोट्रॉपिक लेवल, जो घास फूस खा रहे हैं, हेटेरोट्रॉप्स जो घास फूस को कंज्यूम कर रहे हैं, उनको हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कह रहे हैं। क्यों सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, क्योंकि अब ये घास फूस खाएंगे, भेड़ बकरियां जो है ये दूसरे का जो सेकेंडरी कंज्यूमर है उनके खाने की तरह काम करेंगे, और जो सेकेंडरी कंज्यूमर वो इनको मार के खाएंगे। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही है, और इस प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा। हिंदी में भी चीजें समझ में आ गई होगी, थोड़ा सा आपको भी साथ देना पड़ेगा। जो भी माध्यम आपका है उस माध्यम में वीडियो को पॉज करके प्रश्न को पढ़िए, उत्तर देने का प्रयास करिए, फिर एक्सप्लेनेशन को सुनिए। अगर उसके बाद भी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब हम देखेंगे, 19वां प्रश्न, निम्नलिखित युगों में कौन सा सही सुमेलित है, करेक्टली मैच्ड। पर्वत सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र, आप में से अभी किसी ने पूछा था कि मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम पूछेगा, तो आप क्या लगाएंगे, ओशियन लगाएंगे। ठीक है, ओशियन लगाएंगे, क्योंकि इसमें इतनी जल्दी चेंजेस नहीं होते, इसमें इतनी जल्दी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ये आपका गलत है। अबायोटिक कंपोनेंट, अजैविक घटक मैंने आपको बताया, बैक्टीरिया आपका जैविक घटक है, बायोटिक कंपोनेंट है, जी है ना बैक्टीरिया, तो ये भी आपका गलत है। ग्रीन प्लांट इकोसिस्टम का पार्ट है, सही है, एकदम सही है, ग्रीन प्लांट आपका इकोसिस्टम का पारिस्थितिकी तंत्र का एक पार्ट है। वर्षा ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो यहाँ पर अगर लिखा रहता गर्मी बढ़ रही है तब सही होता, वर्षा लिखा है तो हम कह सकते हैं वर्षा घट रही है, पानी कम हो रहा है, तो वो दूसरा। यहाँ पर आपका सही उत्तर जो होगा सबसे एक्यूरेट वो है सी, तो 19 का सी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न को हम देखेंगे, 20वें प्रश्न को, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार का या के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है अबायोटिक कंपोनेंट की बात की गई है, ठीक है, सॉरी बायोटिक कंपोनेंट की बात की गई है, और पूछा गया जीव अपघटक की बात करें, डिकम्पोजिशन का काम कौन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये याद रखिएगा, जीव की बात की गई है और बोला गया कौन सा जीव डिकम्पोजिशन का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको जो ऑप्शन दिया गया है वो क्या दिया गया, वायरस, फिर फंगी, फिर बैक्टीरिया, फंजाई दिया गया है। तो यहाँ पे वायरस मतलब विषाणु की बात की गई है, ठीक है, फिर कवक की बात की गई है, फिर उसके बाद जीवाणु की बात की गई है। तो यहाँ पर आप सभी को पता है जब कोरोना हो रहा था तो आप सभी ने सुना होगा जो वायरस होते हैं जब तक उनको लिविंग बॉडी नहीं मिलती है, ठीक है, होस्ट नहीं मिलता है, तब तक वो नॉन लिविंग होते हैं। जैसे उनको कोई बॉडी मिल जाती है वो एक्टिव हो जाती है। वायरस का कोई रोल नहीं होता है डिकम्पोजिशन में, अपघटक क्रिया में, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर आईएएस का प्रश्न है ना, देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। वायरस देखते ही आप मत कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, अपघटक जो है उसमें वायरस का कोई भी रोल नहीं होता है, ठीक है, तो पहला नहीं होगा, पहला जैसे ही आप हटाएंगे ना बी आपका सही हो जाएगा। कवक और जो जीवाणु है ना वो अपघटक का काम करते हैं, वो डिकम्पोजिशन का काम करते हैं, फंजाई भी और बैक्टीरिया भी, ठीक है, लेकिन वायरस नहीं करता है, ये चीज आप याद रखिएगा। ये तो मैं आपको इसलिए बता रही थी कि जब कोरोना था तो उस टाइम बहुत हो रहा था कि जब तक वायरस को कोई भी लिविंग बॉडी नहीं मिलती है तब तक वो नॉन लिविंग कंडीशन में होता है, ठीक है, जैसे ही उसको बॉडी मिल जाती है वो एक्टिव हो जाता है। तो वो सब चीजें थी, वो इतना डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस आप याद रखिएगा डिकम्पोजिशन का काम वायरस नहीं करता है। 21वें प्रश्न को देखते हैं, ये भी आईएएस 2014 का प्रश्न है। देखिए हम यूपीएससी के भी प्रश्नों को सॉल्व करते हुए चल रहे हैं, तो सारे परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे हम यूपी के प्रश्नों को भी डिस्कस करें, यूपीएससी के भी प्रश्नों को डिस्कस करें, बीईओ के, आरओ, एआरओ सभी पेपर्स के प्रश्नों को डिस्कस करें, तो इसको बहुत आराम से देखिए इस सीरीज को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 21वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार
श्रृंखला का सही कण है, ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए क्लास, यहाँ पर जब स्टूडेंट्स से पूछा गया था कि आपने इस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया, तो बहुत से स्टूडेंट इस प्रश्न को देख के घबरा गए थे। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा कि हमने हेरिंग मछली के बारे में सुना था और डाई एटम की बात हो रही है, तो डाई एटम मतलब कोई एक छोटा कण ही होगा, क्योंकि एटम है तो छोटी कोई होगा, और हेरिंग मछली होती है। तो उन्होंने इस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व किया था, छोड़ा नहीं था। और वो मैं आपको बता दूं, वो साइंस बैकग्राउंड के नहीं थे, लेकिन तब भी उन्होंने इस प्रश्न को लगाया था, बस यही सोच के कि डाई एटम मतलब एटम है तो कोई छोटा जीव होगा, और हेरिंग है तो हेरिंग एक मछली होती है तो वो बड़ी जीव है। तो इन दोनों को देख के उन लोग ने ऑप्शन ए सही लगाया था, और ऑप्शन ए सही था भी इसका, ठीक है। जो डाई एटम है सबसे पहले वो होगा, फिर उसके बाद आपका क्रस्टेशियन होगा, फिर हेरिंग होगा। ये केकड़े की प्रजाति होती है क्रस्टेशियन। तो यहाँ पर 21वें का ए सही प्रश्न होगा। मेरे आपको बताने का मतलब, मैं सीधे भी आपको उत्तर बता सकती थी, यहाँ पर ये कह सकती थी कि यहाँ पे ये केकड़ा हो गया, ये मछली हो गया, तो इस तरीके से आप कर लेंगे। मैंने आपको इसलिए ये चीज बताई क्योंकि जो सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो क्वालिफाई करते हैं प्रीलिम्स, ऐसा नहीं है कि उनको बहुत नॉलेज होती है, लेकिन वो थोड़ा सा चीजों को ना समझदारी से समझ के प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। तो वो प्रयास आप लोग भी करिए। कभी भी पेपर को देख के कि आईएएस का प्रश्न है, यूपीएससी का प्रश्न है, हम तो लगा ही नहीं पाएंगे, ये मत रखिए, आप उसको सॉल्व करिए। और आप में से भी जो स्टूडेंट्स ना अभी बहुत यंग एज में है, मैं उनसे कहूंगी कि आप अपनी तैयारी खूब अच्छे से करें, आप सारे पेपर्स जरूर दीजिए एक बार, ठीक है, ताकि आपको रिग्रेट ना हो, समय चला जाए। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। ऊर्जा का प्रभाव, एनर्जी फ्लो की हम बात करेंगे। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन द इकोलॉजिकल सिस्टम। अब आप सभी को पता है सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सूर्य से मिलती है, सौर ऊर्जा, ठीक है, सोलर एनर्जी सबसे प्राइमरी सोर्स है। प्राइमरी सोर्स है, सूरज रोज निकलेगा, हम और आप सोते रह जाएंगे, ठीक है, हो सकता है बिजली गुल हो जाए, डैम बंद हो जाए, लेकिन सूर्य जो है वो अपने समय पे निकलेगा, प्रकाश देगा, ऊर्जा देगा, और ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो सूर्य है। इसीलिए कहा जाता है ना कि सूर्य ऊर्जा का अभी हम लोग सही से प्रयोग नहीं कर पा रहे, इतनी ऊर्जा हमको मिलती है सूर्य से, ठीक है। तो 23वें प्रश्न को हम देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है, ड्राइविंग फोर्स ऑफ द इकोसिस्टम, कार्बोहाइड्रेट, बायोमास, कार्बन, सोलर एनर्जी। तो यहाँ पर भी आपका सही उत्तर क्या होगा? सौर एनर्जी, ठीक है। सबसे जो बेसिक जो सोर्स है अर्थ का एनर्जी का वो है सूर्य, याद रखिएगा, ठीक है, सौर ऊर्जा। 24 प्रश्न को देखते हैं। देखिए आपने देखिए ये प्रश्न क्लास रिपीटेड है, यूपी आरओ एआरओ 2016 में पूछा है, फिर बीईओ में भी ये प्रश्न पूछा है। तो ज्यादा जो बच्चे दिमाग लगाएंगे, एनर्जी की बात हो रही है तो कार्बोहाइड्रेट की बात होगी, प्रोटीन की बात होगी, फैट, कुछ नहीं, इकोसिस्टम की बात की गई है। इकोसिस्टम का प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो सूर्य है, ठीक है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाश संश्लेषण होता है, और प्रकाश संश्लेषण से ही जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन बना रहे हैं, हमें आपको ऊर्जा मिल रही है, हमें आपको भोजन मिल रहा है, ऐसे सोचा करके। 24वें प्रश्न को देखिए। निम्न में से कौन सा कथन सही है बोला गया है, करेक्ट है, ठीक है। हिंदी वाले क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, प्रश्न को आराम से पढ़ेंगे। इंग्लिश वालों को भी अभी मैं स्लाइड दिखाऊंगी। जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव एक दिशेय होता है। जैव मंडल पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव चक्रीय होता है। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय घटता जाता है। और फिर आखिरी है आपका प्रगामी बढ़ते पोषण स्तरों के साथ प्रजातियों की सुलभ ऊर्जा का उपयोग करने में कम दक्ष होता है, अब देखिए इसको आप लोग पढ़िए हिंदी में, इंग्लिश में एक बार मैं पढ़ दूं जैसे किसी को दिक्कत ना हो। करेक्ट स्टेटमेंट बोला है, फ्लो ऑफ एनर्जी इन द बायोस्फीयर, जो भी इकोसिस्टम में जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो यूनिडायरेक्शनल है, ये एकदम सही है। क्लास आप याद रखिएगा, हम लोग अभी एनर्जी पिरामिड को देखते हैं। एनर्जी पिरामिड में जो फ्लो ऑफ एनर्जी होती है ना वो यूनिडायरेक्शनल होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये यूनिडायरेक्शनल होती है। और ये एक ट्रॉपिक लेवल से जब दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे हम मूव करते हैं तो ये घटती भी जाती है, तो ये आपका एकदम सही है। फ्लो ऑफ एनर्जी इन द बायोस्फीयर इकोसिस्टम इज साइक्लिकल, एकदम गलत, यूनिडायरेक्शनल, ठीक है, वन डायरेक्शनल होती है। फिर रिलेटिव लॉस ऑफ एनर्जी डिक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग ट्रॉपिक लेवल इन द नेचुरल इकोसिस्टम, नहीं, जैसे जैसे हम एक ट्रॉपिक लेवल से एक स्तर से दूसरे स्तर की तरफ मूव करेंगे ना तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो घटती जाएगी। खाली 10% एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर होती है, अभी समझाऊंगी।
Species become less efficient in using the available energy with the progressive increasing trophic level. ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है, स्पीशीज नहीं, एनर्जी जो होती है वो लॉस हो जाती है आपकी। तो यहाँ पर सही उत्तर जो है वो 24वें का ए है। हिंदी में भी आप इसको जरूर देखिएगा। अब ये देखिए, ये एक एनर्जी पिरामिड है जहां पर सबसे पहले प्रोड्यूसर्स हैं जो अपना भोजन खुद बना रहे हैं, पादप है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर है, ठीक है, उपभोक्ता है, फिर सेकेंडरी द्वितीय कंज्यूमर है, फिर टर्शरी, ठीक है, तृतीय की बात की गई है। अब सबसे पहले आपको पता है सन रेज से आपकी सन रेज आई, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से इन्होंने अपना भोजन बनाया। जो प्लांट्स हैं वो 100% एनर्जी ले रहे हैं, अगर हम मान के चले 100% एनर्जी ये कंज्यूम कर, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, 100% एनर्जी ये कंज्यूम करें, ये आप याद रखिएगा, ये बस मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो इस 100% एनर्जी को जो इन्होंने कंज्यूम किया है उसकी खाली 10% एनर्जी जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर के पास पहुंचेगी, ट्रांसफर होगी। बाकी जो 90% है ना वो लॉस हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। इसी तरीके से इसका 10% 1% हो गया जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर को मिलेगा, और इसका 1% जो कि 0.1 हो गया जो कि आपके टर्शरी कंज्यूमर को मिलेगा। तो ये याद रखिएगा, जो एनर्जी पिरामिड होता है वो आपका यूनिडायरेक्शनल होता है, और जब हम एक लोअर ट्रॉपिक लेवल से अपर ट्रॉपिक लेवल की तरफ मूव करते हैं तो जो एनर्जी का अमाउंट है वो घटता जाता है। इसको हम 10% लॉ भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि खाली 10% एनर्जी ही एक ट्रॉपिक लेवल से एक स्तर से दूसरे स्तर में ट्रांसफर होती है, जो 90% है वो लॉस हो जाएगा। अब यहीं पे अगर एनर्जी पिरामिड से रिलेटेड डिफिकल्ट प्रश्न बनाना होगा तो एग्जामिनर क्या करेगा, देगा कि एनर्जी पिरामिड में जो 90% एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है और 10% एनर्जी लॉस हो जाती है। तो आप याद रखिएगा 10% लॉ में ये है कि 10% एनर्जी ही खाली ट्रांसफर होती है, 90% एनर्जी लॉस हो जाती है हीट के फॉर्म में। ये चीज जरूर याद रखिएगा क्लास, ठीक है। और ये यूनिडायरेक्शनल होता है, और एनर्जी पिरामिड हमेशा आपका सीधा होता है, अपराइट होता है। कहीं पे भी अगर लिखा हुआ आपको मिल गया कि एनर्जी पिरामिड अपराइट भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, ठीक है, तो आप कहेंगे नहीं, मैम ने बताया था जो एनर्जी पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है, क्योंकि एनर्जी का जो फ्लो है वो आपका 10% ही हो रहा है, -90 होता जा रहा है। ये चीज याद रखिएगा। चलिए, बहुत जरूरी है एक पॉइंट को समझना, क्योंकि पेपर में मैंने आपको फिर इसके पहले बताया है इन्वायरमेंट इकोलॉजी का जो पोर्शन है पर्यावरण का वो आपका नहीं बदला है, सिलेबस आपका नहीं बदला है, ठीक है, बदलेगा प्रश्न का लेवल। तो जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो अगर उसी प्रश्न के लेवल को थोड़ा सा और डिफिकल्ट बना देंगे तो हम कर लेंगे, क्यों घबराना किसी चीज के लिए, समझ में आ रहा है। फूड चेन आपने पढ़ लिया तो अब फूड चेन से आप यूपीएससी का प्रश्न रख दो, पीसीएस का प्रश्न रख दो, बीईओ का रख दो, आरओ को रख दो, या किसी और स्टेट एग्जाम का रख दो, हम कर लेंगे, क्योंकि हमको पता है खास श्रृंखला क्या है, हमको उसकी बेसिक डेफिनेशन पता है। तो प्रश्न को बहुत लेंदी बना दो, इजी बना दो, हम आराम से कर लेंगे। तो पढ़ाई इस तरीके से करें, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट में पूछना। चलो 25वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। 10% नियम किससे संबंधित है? अभी मैंने आपको बताया ऊर्जा का खाद के रूप में एक पोषी स्तर से, जिसको मैं ट्रॉपिक लेवल कह रही हूँ, से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना। 25 का ए आपका सही उत्तर है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द अनदर, ठीक है, ये आपका 10% लॉ है। ये जरूर याद रखना, 10-90 लॉस होता है, खाली 10 ट्रांसफर होता है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाना होगा तो ऐसे कर देगा। 26वें प्रश्न को हम देखते हैं। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा, देखिए फिर प्रश्न आ गए, एमपीपीसी 2020 का रीसेंट प्रश्न है ये, आप याद रखेंगे ऊर्जा का पिरामिड जो है वो हमेशा सीधा होता है, ठीक है, हमेशा सीधा होता है। ए आपका सही उत्तर है, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है क्लास। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। इंग्लिश में भी पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात की गई है, हमेशा स्ट्रेट होगा, अपराइट होगा। 27वां प्रश्न देखिए। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात, ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इन एन इकोसिस्टम, बताइए इंक्रीज होती है, घटती है, स्थिर होती है, में इंक्रीज और डिक्रीज? हमेशा घटेगी। जब हम, अब पता है आपको ये यूनिडायरेक्शनल है फ्लो, और जब एक ट्रॉपिक लेवल से एक स्तर से दूसरे स्तर पर जब हम जाते हैं तो ये आपकी घटती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, ठीक है, घटती जाती है। समझ में आ गया? देखिए सारे प्रश्न आपके लग रहे हैं, ये भी 2017 का रिसेंट प्रश्न है।
बहुत पुराना प्रश्न नहीं है। 28वां देखते हैं, 2019 का प्रश्न है यूपीपीसीएस का। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा, फिर वही प्रश्न, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में आपका हमेशा डिक्रीज होता है। 10% लॉ याद रखेंगे आप, खाली 10% ऊर्जा ही आपकी ट्रांसफर होती है, 90% लॉस हो जाती है। 29 प्रश्न को अब हम देखते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में, इकोसिस्टम की बात की गई है, में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। द हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल इज ऑब्टेन इन द इकोसिस्टम। तो हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल किसको ऑब्टेन होता है, वो आपकी सर्वाहारी होते हैं, ठीक है, ओमनीवोरस होते हैं। ट्रॉपिक लेवल की बात की गई है, हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल, तो आप याद रखिएगा जो कि मांस को भी खा रहे हैं, ठीक है, जो कि पेड़ पौधे भी खा रहे हैं, ओमनीवोरस, ठीक है। शाकाहारी जो खाली पेड़ पौधे खा रहे हैं, शाकाहारी। कार्निवोरस जो खाली मांस खा रहे हैं, ठीक है। ओमनीवोरस जो दोनों खा रहे हैं, और अवघटक जो डिकम्पोजिशन का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट लेवल किसको मिलता है, ओमनीवोरस को मिलता है। 30 प्रश्न को हम देखते हैं। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है। अब देखिए, अभी तक हमने एनर्जी पिरामिड की बात की थी, तो मैंने आपको बताया था कि जो एनर्जी पिरामिड है वो हमेशा आपका अपराइट होता है, सीधा होता है। लेकिन यहाँ पे जीव भार के पिरामिड की बात करें, बायोमास के पिरामिड की बात कर रहे हैं। तो बायोमास क्या होता है, आपका ड्राई मास होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक मास होता है। अब आप समझो हमारी बॉडी में लिक्विड भी है ना, लिक्विड भी है, तो अगर हम इस लिक्विड को माइनस कर दें और तब बॉडी में जो ड्राई मास बचा है उसको हम कैलकुलेट करें, तो वो क्या होता है, वो बायोमास होता है। ये मैंने आपको इजी टर्म में बता दिया। जो लिक्विड है, जो फ्लूइड है, उसको हमने क्या किया, उसको हटा दिया। अब जो ड्राई मास है उसको जब हम निकालते हैं ना, तो वो क्या होता है, बायोमास होता है। अब यहाँ पे बोला है किसमें, जो पिरामिड ऑफ बायोमास है वो आपका उल्टा है। तो ये आपका ओशियन में होता है, ठीक है, एक्वेटिक उसमें होता है, जहां पर भी पानी है वहां की बात होती है। तो यहाँ पर आपका तालाब दिया है, तालाब में होगा। क्यों, क्योंकि तालाब में जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स होंगे, जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होंगे, वो आपके नंबर्स में तो बहुत ज्यादा होंगे। आप कह सकते हैं एक पॉन्ड में लाखों फाइटोप्लैंक्टॉन्स है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स है वो लाखों की क्वांटिटी में है। लेकिन जब आप उनको एक जगह ला के इकट्ठा करोगे और उनके ड्राई मास को कैलकुलेट करोगे, तो उनका वेट बहुत कम बचेगा। लेकिन उसी पॉन्ड में बड़ी बड़ी मछलियां हैं, भले वो नंबर में कम होंगी उन फाइटोप्लैंक्टॉन्स के कंपैरिजन में, लेकिन जब आप उनके मास को कैलकुलेट करोगे तो उनका मास जो है वो ज्यादा आएगा। तो इसी वजह से जो पिरामिड ऑफ बायोमास है वो आपका पॉन्ड में, ठीक है, या एक्वेटिक उसमें उल्टा हो जाता है। क्योंकि अगर नंबर की बात करेंगे तो वहां पर क्लास ध्यान रखिएगा, ये अपराइट रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आपके जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स है, वो बहुत संख्या में है। तो संख्या वाले पिरामिड में तो लाखों नंबर में है वो, फिर जो बड़ी बड़ी मछलियां वो उनसे कम नंबर में है, तो वो उस समय आपका सीधा होगा। लेकिन अभी हम इनके अगर बायोमास को निकालेंगे, ठीक है, हम इनके जीव भार को निकालेंगे, जो भार है इनका, तो इनका भार बहुत कम निकलेगा, ठीक है, और जो बड़ी बड़ी मछलियां उनका वेट ज्यादा होगा। इसी वजह से ये उल्टा होता है। याद रखिएगा, पिरामिड ऑफ बायोमास पॉन्ड में, एक्वेटिक उसमें उल्टा होता है। ये देखिए, फाइटोप्लैंक्टॉन्स नीचे दिए गए हैं, फिर जूप्लैंक्टॉन्स स्मॉल फिश, और जो लार्ज फिश है ये भले आपके नंबर में कम होती है, लेकिन ये इतनी ज्यादा हैवी होती है कि इनके बायोमास को अगर आप एक जगह कैलकुलेट करेंगे तो इनका वेट ज्यादा आएगा, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया होगा। अच्छा, 31 को देखते हैं। बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है, हमने डिस्कस किया। इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास की बात की गई है, तो यहाँ पे सी दिया है, सी आपका सही उत्तर होगा। घास का मैदान 1 और टुंड्रा रीजन दिया है। टुंड्रा रीजन जहाँ पे ठंडक बहुत है, बर्फ बहुत होता है टुंड्रा रीजन में, तो समुद्र में ये आपका उल्टा होता है। चलिए, अगला प्रश्न हम देखते हैं। जैव वानिकी एवं जैविक आवर्धन, जैविक आवर्धन से रिलेटेड है, ठीक है, जैविक आवर्धन और जैविक आवर्धन से। चलिए, बायोनॉमिक की बात की गई है। बायोनॉमिक के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए, देखते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ जीवन का प्रबंधन होता है, या पारिस्थितिकी तंत्र का पर्याय होता है, सिनोनिम होता है, या पारिस्थितिकी तंत्र के मूल पर बल देता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सी, 2 और 3। एक बार इंग्लिश वालों के लिए भी ये मैं बता दूं। देखिए, यहाँ पे बायोनॉमिक की बात की गई है, और बायोनॉमिक का मतलब मैनेजमेंट ऑफ लाइफ रहता है, ये आपका गलत है, ठीक है। ये इकोसिस्टम का सिनोनिम से, या ये एकदम सही है ये, ठीक है। इट इम्प्रेसेस द वैल्यू ऑफ नेचुरल सिस्टम विच इन्फ्लुएंस द ह्यूमन सिस्टम, ये भी सही है। अगर ये इकोसिस्टम का सिनोनिम्स है तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू ऑफ नेचुरल सिस्टम की बात करेगा, ह्यूमन सिस्टम की बात करेगा, नेचर की बात।
तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो 2 और 3 है। देखिए क्लास, अब इसका एक्सप्लेनेशन एक बार आप लोग देख लीजिए। बायोनॉमिक जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक बायो है, बायो मतलब जीवन होता है, हमेशा याद रखिएगा। और नॉमोस, जैसे इकोनॉमिक की बात करते हैं, नॉमोस मतलब क्या होता है, लॉ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को बायो लॉ की बात की जा रही है। तो कहा जाता है इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट्स रिलेशन टू इट्स एनवायरनमेंट। तो जब भी हम बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर के बीच में रिलेशन की बात कर रहे हैं, हम इंट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम पारिस्थितिकी तंत्र की बात कर रहे हैं। देखिए, बायोनॉमिक शब्द जो है वो बायो तथा नॉमिक शब्द से मिलकर बना है। बायो का जो अर्थ होता है वो जीवन होता है, जीव होता है, और नॉमिक्स ग्रीक शब्द नॉमोस से मिलकर बना है, जिसका की अर्थ लॉ होता है। इस प्रकार बायोनॉमिक शब्द का शाब्दिक अर्थ जीवन का प्रबंधन नहीं, बल्कि जीवन के नियम समीचीन प्रतीत होता है। यह पारिस्थितिकी तंत्र का पर्याय है, साथ ही यह प्राकृतिक तंत्र के मूलों पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करती है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे ये कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, उनके बीच में जो रिलेशन है। चलिए 33rd प्रश्न को देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होता है? टिड्डा, मेढक, सांप, मवेशी। आईएएस 1997 का प्रश्न है यूपीएससी का। अभी इसका उत्तर मैं आपको बताऊंगी। एक बार इंग्लिश में भी मैं आपको इसको बता दूं। यहाँ पर देख लीजिए, एक मिनट प्रयास। यहाँ पे देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ डीडीटी इन द इकोसिस्टम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विल प्रोबेबली शो इट्स मैक्सिमम कंसेंट्रेशन। तो किसमें डीडीटी का कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो स्नेक है। कैसे है? इसके लिए मैं 2 टर्म आपको समझाऊंगी इन्वायरमेंट का, जैव संचय, ठीक है, और जैव आवर्धन। तो यहाँ पर देखिए, बायो एक्युमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन। यहाँ पे जो नीला नीला दिखा रहा है ना, ये कंटामिनेशन, जो कंटामिनेंट लेवल है वो दिखा रहा है, मतलब जो प्रदूषक है उसका लेवल बता रहा है। अब प्रश्न में आपसे कहा गया था डीडीटी। डीडीटी हम कहें एक पेस्टिसाइड है जो कि कहीं ना कहीं जिसका कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ऑर्गेनिज्म पे। तो यहाँ पर किस चीज की बात की गई है, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस पे होगा? ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो जितने बड़े ट्रॉपिक लेवल पे होगा, जो जितने ऊंचे ट्रॉपिक लेवल पे होगा, उस पे उनका उतना इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर यहाँ पर आप देखिए तो ग्रास होपर जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर है। यहाँ पे देखिए, जो ग्रास होपर है ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये आपका सेकेंडरी कंज्यूमर है। ठीक है, मवेशी की हम बात करें, कैटल्स की हम बात कर रहे हैं, तो इसको भी हम प्राइमरी कंज्यूमर में रखेंगे। लेकिन जो सांप है वो आपका टर्शरी कंज्यूमर है। तो जब भी हम फूड चेन में ऊपर की तरफ मूव करते हैं, तो जो इनका प्रभाव है, जो अधिकतम सांद्रण लिखा है ना यहाँ पर, एक्यूमुलेशन वो है, मैग्निफिकेशन वो ऊपर वाले लेवल में ज्यादा होगा। तो यहाँ पर टर्शरी कंज्यूमर पे, ठीक है, जो आपके उपभोक्ता है उस पे, ठीक है, मैक्सिमम कंसेंट्रेशन स्टेक पे होगा। अब इसको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैव आवर्धन की ही बात वहां पे की गई है, बायो मैग्निफिकेशन की बात की गई है। अब यहाँ पर देखिए, एक छोटी छोटी मछलियां हैं, एक नदी है, नदी में कहीं से पॉल्यूटेंट आया, कंटामिनेंट्स आए, ठीक है, कोई भी प्रदूषक तत्व आए, छोटी छोटी मछलियों पे सबसे उस पर उनका प्रभाव पड़ा। अब इन छोटी छोटी मछली को एक बड़ी मछली खाएगी। अब आपको मैं एक लेवल लेके समझा रही हूँ। अब समझो यहाँ पर प्रदूषक मतलब पॉल्यूटेंट, कंटामिनेंट डाला गया। अब ये छोटी छोटी मछलियां थी, तो इन्होंने एक क्वांटिटी में इसको कंज्यूम किया। समझाने के लिए मैं वैल्यू के टर्म्स में बता रही हूँ। ये छोटी छोटी मछली ने जो भी गंदगी थी उसको एक केजी का खाया, कुछ भी ऐसे समझ लो, ठीक है। अब इन छोटी छोटी मछली को 2 बड़ी मछली खाएगी या 1 बड़ी मछली खाएगी, तो इसमें लेवल क्या हुआ, 3 हुआ, प्लस इसका खुद भी एक्सपोजर हो रहा है, ये भी उसी गंदे पानी में रह रही है तो वो खुद भी एक्सपोज हो रही है, उसके ऊपर भी उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है। साथ ही साथ उसने जो खाना खाया, खाने में छोटी छोटी मछलियां खाई, तो उसके अंदर वो कंटामिनेंट और गया उसके पेट में, तो इसमें लेवल बढ़ गया। अब इस बड़ी मछली को उससे बड़ी मछली ने खाया, तो अब सोचो ये 4 तो इसकी बॉडी में गया ही साथ इसकी बॉडी भी एक्सपोज हो रही है उस कंटामिनेंट से, तो और बढ़ गया। तो ये जो लेवल है प्रदूषण का, जो कंटामिनेंट्स का, वो जितने बड़े आपके जानवर होंगे उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा, बायो मैग्निफिकेशन, मैग्निफाई होगा। समझ में आ रहा है ये चीज? अब तुम ऐसे समझो कि घास में तुमने केमिकल या पेस्टिसाइड लाके डाला, ठीक है, या साग लगा था कहीं पे, साग में तुमने पेस्टिसाइड डाला,
ठीक है। ग्रास होपर था या हर्बीवोरस था, कोई भी तुमने बकरे ने उसको खाया, ठीक है, बकरे को तुमने खाया तो तुम्हें उससे भी, तुमने सांप को भी खाया, तुमने दो तरीके से किया, तो तुम्हारे अंदर जो कंटेमिनेंट था उसका लेवल बढ़ गया। तो आप ट्रॉपिक लेवल में आप जो भी फूड चेन है उसमें जितना आगे जाएंगे उतना ज्यादा बायो मैग्निफिकेशन से आप सफर करेंगे। बायो एक्यूमुलेशन की बात करें, जैव संचय की, तो इसमें समय पे ध्यान दीजिएगा। समय के साथ कंटेमिनेंट लेवल जो है ऑर्गेनिज्म में, स्पीशीज में, वो कितना बढ़ता जा रहा है, समझ में आ रहा है। जितना ज्यादा प्रदूषण होगा उतना ज्यादा ये कंटेमिनेंट लेवल समय के साथ बढ़ता जाएगा। तो जब भी बायो एक्यूमुलेशन, जैव संचय की बात होती है तो समय एक बहुत बड़ा शब्द है, याद रखिएगा, ठीक है। समय के साथ चीजें एक्यूमुलेट होती जा रही है, संचय होती जा रही है इसी शरीर में। ये जो प्रदूषण है हमारे शरीर में, जो पेस्टिसाइड्स हैं, जो भी हम केमिकल्स कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहे हैं समय के साथ, उसको बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर अभी भी नहीं आया ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, जिसको भी डाउट है, आराम से नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से समझाया जाएगा। जैव भू रासायनिक चक्र एवं जैविक अनुक्रमण की बात की गई है, तो देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। तो तत्वों के चक्रण को इसमें क्या कहते हैं, इंग्लिश में भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आपसे क्या बोला गया है, एक मिनट, साइक्लिंग ऑफ द एलिमेंट इन एन इकोसिस्टम। तो यहाँ पर इसके लिए जो टर्म है वो आपका है जैव भू रासायनिक चक्र, ठीक है। बी आपका सही है, इसको बायोकेमिकल, बायोजियो केमिकल साइकिल की बात करते हैं, क्योंकि इसमें साइक्लिंग ऑफ एलिमेंट्स की बात हो रही है, ठीक है। अब ये एलिमेंट्स आपके बायोटिक भी हो सकते हैं, अबायोटिक भी हो सकते हैं। बायोटिक होगा तो बायो यूज होगा, जियो में आपके पूरे जियोग्राफिकल जो भी है, केमिकल एक केमिकल साइकिल हो ही रही है, तो बायो जियो केमिकल साइकिल। चलिए 35 देखते हैं। निम्नलिखित जैव भू रासायनिक चक्रों में से किसमें चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्व के निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत होता है। तो यहाँ पर क्या प्रश्न है, आईएएस 2021 का प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बायोजियो केमिकल साइकिल की बात हुई है। पीसीएस में बायोजियो केमिकल साइकिल के बारे में पूछ लिया, और इसमें पूछा है कि किसने वेदरिंग ऑफ रॉक जो है वो मेन सोर्स है न्यूट्रिएंट का साइकिल में एंटर करने में। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है फॉस्फोरस साइकिल। जब आप फॉस्फोरस साइकिल पढ़ेंगे ना तो इसमें जो न्यूट्रिएंट जो रिलीज होते हैं उसमें इस साइकिल में जो भी न्यूट्रिएंट इंट्रोड्यूस होते हैं, एंटर करते हैं साइकिल में, वो आपके वेदरिंग ऑफ रॉक की वजह से होते हैं, ठीक है। इसमें आप पढ़ते हैं फॉस्फोरस साइकिल में। तो आपका सी सही उत्तर है क्लास, ये याद रखिएगा। चट्टानों के अपक्षय चक्र की बात की गई है और उससे आपके पोषक तत्वों की निर्मुक्ति हो रही है मुख्य उसमें चक्र में, तो फॉस्फोरस में। अगला प्रश्न हम देखते हैं 36 प्रश्न देखिए, घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं। यहाँ पर फिर मैं एक बार देखती हूँ, यहाँ पर इंग्लिश में, why do trees not replace the grasses in grassland as a part of the ecological succession। इकोलॉजिकल सक्सेशन इसके लिए आपको पता होना चाहिए। तो पहले मैं इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताऊंगी, फिर इकोलॉजिकल सक्सेशन बताऊंगी। कीटों एवं कवकों के कारण, सीमित सूर्य के प्रकाश एवं पोषण तत्वों की कमी के कारण, जल की सीमाओं एवं आग के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है जल की सीमाओं एवं आग के कारण, ठीक है। सी आपका सही उत्तर, ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ वाटर एंड फायर। अब इसके लिए आपको इकोलॉजिकल सक्सेशन समझना पड़ेगा। इकोलॉजिकल सक्सेशन के लिए आपको ये फिगर देखना पड़ेगा, मैं स्क्रीन से अपने आप को गायब करती हूँ तब समझेगा। पारिस्थितिकी अनुक्रम की बात की गई है, प्राइमरी सक्सेशन की यहाँ बात करेंगे हम, सेकेंडरी सक्सेशन भी होता है, लेकिन पहले एक को डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको ऐसे इमेजिन करना है क्लास। सबसे पहले किसी एक एरिया में हमने एक जगह ली है, वहां पर खाली रॉक थे, ठीक है, कुछ भी नहीं था, बड़े बड़े पत्थर थे, ठीक है। बड़े बड़े पत्थर समय के साथ डिके हुए, छोटे छोटे कंकड़ों में बदले, ठीक है, इरोजन हुआ, मिट्टी में कन्वर्ट हुए, ठीक है। समय के साथ धीमे धीमे ये प्रोसेस होता है, बहुत तेजी से इकोलॉजिकल सक्सेशन नहीं होता है। अगर आर्टिफिशियल मतलब अगर एंथ्रोपोजेनिक कॉज की वजह से नहीं हो रहा, जंगल में आग लग गई तब भी ये स्लो प्रोसेस होता है, ये चीज समझिएगा। तो यहाँ पर पहले बहुत पथरीला एरिया था जहां पे बड़े बड़े पत्थर थे, समय के साथ ये पत्थर आपके धीमे धीमे करके मिट्टी में कन्वर्ट हुए तो पहले यहाँ पे छोटे छोटे पेड़ आपके उगे, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे पेड़, ठीक है। छोटे छोटे पेड़ के बाद यहाँ पर थोड़े बड़े बड़े ग्रासेस आपके उगने लगे,
फिर बड़े बड़े पेड़ आपके उगने लगे और आज पूरा जंगल तैयार हो गया है, एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी आ गई है। तो ये इकोलॉजिकल सक्सेशन है, ठीक है, अनुक्रम है, पारिस्थितिकी अनुक्रम। कैसे किसी एरिया में समय के साथ जो चेंजेस हुए, समझ में आ रहा है? पहले वहां पत्थर था, फिर लाइकेंस आए, फिर छोटे छोटे प्लांट्स आए, छोटे छोटे प्लांट्स को बड़े बड़े ग्रासेस ने रिप्लेस किया, बड़ी बड़ी ग्रासेस को पेड़ों ने रिप्लेस किया, अब पेड़ों को बड़े बड़े पेड़ों ने रिप्लेस किया। तो ये आपका क्या है? ये एक सक्सेशन है, एक समय के साथ एक ग्रेजुअल चेंज धीमे धीमे आता है। अब देखो, जब जंगलों में आग लगती है तो क्या होता है? पूरा जंगल राख हो गया, ठीक है, पूरे पेड़ पौधे जल गए। लेकिन फिर धीमे धीमे क्या होगा? कुछ बीज होंगे, वो धीमे धीमे उगेंगे, फिर आपके बड़े होंगे, पेड़ में कन्वर्ट होंगे। तो ये एक इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है। इसको हम क्लास में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। बस आप यही समझो, पारिस्थितिकी अनुक्रम में क्या होता है? समय के साथ जो परिवर्तन धीमे धीमे आ रहा है उसकी बात हम कर रहे हैं। पहले मिट्टी बनी, मिट्टी से पेड़ आए, पेड़ से और बड़े वृक्ष आए, आज पूरा हो गया। इसी तरीके से सेकेंडरी सक्सेशन भी होता है, तो वो हम आराम से डिस्कस करेंगे। ये चीज समझ में आई आपको? अब प्रश्न क्या था देखिए, व्हाई टू ट्री नॉट रिप्लेस ग्रासेस इन अ ग्रासलैंड एज अ पार्ट ऑफ द इकोलॉजिकल सक्सेशन? क्यों नहीं जो ग्रासेस हैं, जो ग्रास लैंड है, वहां पर अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, छोटी छोटी घास आई, छोटी छोटी घास के बाद बड़े बड़े पेड़ आए, फिर उसके बाद और बड़े पेड़ आए, तो ये इकोलॉजिकल सक्सेशन है। इसमें बोला है तो ग्रास लैंड में इकोलॉजिकल सक्सेशन क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता ये पूछा है। क्योंकि ग्रास लैंड में पानी की कमी होती है, और पानी की कमी होती है तो मतलब बहुत ड्राई वेदर होता है, वहां पर बहुत ड्राई वेदर होता है, तो अगर वहां पे पेड़ लगेंगे भी तो फायर लग जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ वाटर एंड फायर, ये चीज आप याद रखिएगा। ये घटना चक्र की इसको डिस्कस करेंगे, इन्वायरमेंट इकोलॉजी को, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र को। तो अगर आपको कोई डाउट होता है किसी भी स्पेसिफिक क्वेश्चन में तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, और अपना फीडबैक भी दीजिए। चलिए आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन खूब मंगलमय हो और आप खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। धन्यवाद।